नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आइकॉनिक ग्रुप के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये सवाल जवाब का हमारा 4th सेशन है और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो कि आपको घर खरीदने में हेल्प करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं हमारे इस सेशन के लिए। बट बिफोर आई गो इनटू आंसरिंग द क्वेश्चंस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक रिसेंटली सर्वे हुआ है एंड ये सर्वे हुआ है बेसिकली जियो टैगिंग के बेसिस पे, इंस्टाग्राम को बेस बना के कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई हैं और उस फाइंडिंग्स में बेसिकली चंडीगढ़ जो है वो हैप्पीएस्ट सिटी इन इंडिया है टू बाय अ होम। तो अगर आप चंडीगढ़ में घर अपना देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग चंडीगढ़ के अंदर घर लेना पसंद कर रहे हैं। ये सब हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बहुत सारे लोग चंडीगढ़ के अंदर आ रहे हैं और अपने बच्चों का भी फ्यूचर देखते हैं, अपना भी फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि यहाँ पे आपको एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, हर तरह का जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए होता है एक अच्छी लिविंग के लिए, वो आपको चंडीगढ़ में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो आइए हम लोग सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या आया है हमें। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है ये मिस्टर भूषण हैं चंडीगढ़ से। ऐसा सवाल किया है जो कि ज़्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, इन्होंने ये बोला है कि थर्ड वेव जैसे कि आ रहा है या हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकता है, तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, जॉब लॉसेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका भी है। जब आप वो प्रॉपर्टी सर्च भी कर रहे हैं तो भी वो डबल माइंडेड है कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर आज डिसीजन करना चाहिए या थोड़ी देर और वेट करनी चाहिए, शुड वी वेट और शुड वी डू द डिसीजन, है ना। तो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ सो दैट आपको शायद डिसीजन करने में ईजी हो जाए, और उसका बैकग्राउंड क्या है मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। देखिए, एक रिसेंटली इंटरव्यू आया था मिस्टर रुचिर शर्मा का। रुचिर शर्मा इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इनटू फाइनेंशियल मार्केट। और देखिए, ये जो ग्राफ आपको अभी शो हो रहा है, इस ग्राफ में बताया गया है कि इंडिया में इस टाइम पे बेस्ट टाइम क्यों है प्रॉपर्टी बाय करने का। देखिए, 2001 से लेके 2020-21 तक का इसमें ग्राफ शो हो रहा है और इसमें शो ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो 2001 के आसपास बहुत ज़्यादा हाइट पे थी। उस टाइम पे इनकम कम थी और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाइट पे थी, तो 5 गुना प्राइसेस हाई थी जो कि एक नॉर्मल बंदा परचेज कर सकता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं ये नीचे आ गई हैं और 2020 के एंड तक यानी 2021 के स्टार्टिंग तक ये प्राइसेस लोएस्ट आ गई हैं। और प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियो में गिरावट का मतलब ये है कि अब लोगों के पास कंसिडरेबली इनकम बढ़ गई है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है और वो डिसीजन आज कर सकते हैं रहेगा। मैं इसका एक पीछे बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ ऐसा। देखिए, 2001 के लास्ट में जो है प्राइसेस आपकी अप थी काफ़ी, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। कारण यह था कि एक ओवरफ्लो आ गया था प्रॉपर्टी का। लोगों को ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा बूम आ गया है इंडस्ट्री के अंदर, तो बिल्डर्स ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए और बहुत सारी इन्वेंट्री ओवरफ्लो में आ गई। ओवरफ्लो में आने से बहुत सारी मिससेलिंग हुई, बहुत सारे रेगुलेशंस को तोड़ा गया। उस टाइम पे इनफैक्ट बहुत सारे रेगुलेशंस थे भी नहीं, तो प्रॉपर्टी फ्रॉड्स भी उस टाइम पे बहुत हुए। तो उस टाइम पे जो बॉटलनेक्स थे उनको कवर करते करते और धीरे धीरे रेगुलेशंस को लाते लाते ये कुछ साल निकले हैं जिसके सालों में, लेकिन अब वो एक डाउनफॉल होके एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। आज के टाइम पे सिनेरियो ये है कि अगर हम इंडियन और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स को देखें तो आज इंडिया प्रॉपर्टी प्राइस के हिसाब से जहां पहले 10% इंक्रीज हर साल हो रहा था, आज वो डाउन आते 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 -3% की परसेंटेज पे है, विच मीन्स लोएस्ट प्राइस पे आज इंडिया प्रॉपर्टी देख रहा है। लेकिन ग्लोबल ट्रेंड के अंदर ये मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आज अगर मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी सस्ती है और लोगों के पास कंसिडरेबली आज
डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो आई थिंक ये एक राइट डिसीजन होगा, बिकॉज आज आप अपना जो घर बना लोगे, जो अपवर्ड ट्रेंड आपको चाइना में या यूएस में प्रॉपर्टी प्राइसेस में हाइक में दिखेगा, डेफिनेटली इंडिया भी उस रैली का पार्ट रहेगा आने वाले टाइम में। लेकिन तब तक अगर आपने एक प्रॉपर्टी अपने लिए बाय कर लिया होगा तो डेफिनेटली ये आपको एक बेनिफिट देगा। जब बैंक कम रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है, प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो लोएस्ट, तो राइट टाइम है, आपको खरीदना चाहिए। मोरओवर जो प्रॉपर्टी है एक हेजिंग का भी एक टूल है। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आया है मिस्टर सचिन है पटियाला से, और ये पूछते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ प्रॉपर्टी जॉइंटली फॉर अ मैरिड कपल। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एक मैरिड कपल प्रॉपर्टी जॉइंटली होल्ड कर रहा है या एक हस्बैंड अपने नाम से ही प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसमें फ़र्क क्या आएगा? तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि जॉइंट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ही है। और इसमें अगर हम स्पेसिफिकली बोलें, कैटेगरिकली बोलें, तो इसमें 4 बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं सचिन जी। पहला है अफोर्डेबिलिटी का। बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी जॉइंटली होल्ड करते हैं तो जो बर्डन है प्रॉपर्टी की रीपेमेंट का, जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, वो अगर आप जॉइंटली हैं तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों पे कर सकते हैं, तो आपका इंडिविजुअल एक बंदे के ऊपर बर्डन कम रहेगा। तो फर्स्ट इज़ कि वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाएगा। और जब आप दोनों अपने नाम से जॉइंटली ले रहे हैं तो दोनों की इनकम अगर है तो आप एक छोटी प्रॉपर्टी के बजाय बड़ी प्रॉपर्टी भी प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम बाहर जो होगा बर्डन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं आएगा। राइट। सेकंड चीज़ जो है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आपको पता है जब हम होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट है, उसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट आपको सेक्शन 80C में मिलता है। इवन 2 लाख का आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट का भी बेनिफिट है, जो अंडर सेक्शन 24 के अंदर आप ले सकते हैं। और जब आप जॉइंटली ये चीज़ कर रहे हैं सचिन जी, तो दोनों का ही डेफिनेटली 1.5 लाख आप दोनों का 80C के अंडर, और 2 लाख आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट में, तो काफ़ी आपको बेनिफिट हो जाता है टैक्सेशन में भी। तो टैक्सेशन के वजह से भी आप देखें तो इट्स ए राइट डिसीजन। तीसरा आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी। देखिए जब आप इंडिविजुअली अगर एक मेल पर्सन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो वहाँ पे उनका जो परसेंटेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जॉइंटली में आपको 1 से 2% डिपेंडिंग अपन कौन से स्टेट में आप उसको रजिस्टर करा रहे हो, 1 से 2% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट भी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शायद लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सक्सेशन भी एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण आपको मैरिड कपल को जॉइंटली होल्ड करना चाहिए। देखिए क्या होता है, सक्सेशन पॉइंट तब आता है जब एक जो ओनर है उसका डेथ हो जाता है। तो बेसिकली अगर सिंगल ओनर है और उसका अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है आगे किसको मिले, उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे पेपर वर्क है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं और बहुत ज़्यादा 90% लोग उसमें फ्रॉड्स में फंस जाते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टी भी फंस जाती है। तो सक्सेशन में अगर आप जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर एक मेल मेंबर का डेथ हो जाता है तो उसकी वाइफ को वो अपने आप सक्सेशन में चला जाता है, क्योंकि जॉइंटली उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज, कोई भी पेपर्स का, हमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस का ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, बहुत सिंपली उसका सक्सेशन हो जाता है। एंड अगर एक वाइफ का डेथ हो जाता है तो डेफिनेटली उसका हस्बैंड को वो सक्सेशन चला जाता है। तो अगर आप जॉइंटली हैंडल कर रहे हैं तो कल को आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए आपके स्पाउस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन केस अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट आपके साथ होता है। तो जॉइंटली आप अगर होल्ड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। ठीक है जी, और पैसा बच रहा है तो डेफिनेटली हम इसके बारे में सोच सकते हैं जी। तो आई थिंक सचिन जी आपके क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर राजन है सरन से। ये पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर इफ द सोसाइटीज आर कंपेरेबल। जी, ये क्वेश्चन हमें बार बार आता है कि अगर सोसाइटीज एक जैसी हैं, लोकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। बिकॉज सुपर एरिया भी बिल्डर्स अपना बताते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि किसको चुने किसको ना चुने। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि आपका जो यूजेबल एरिया है वो आपको कितना मिल रहा है। तो बहुत बार हम लोग सुपर एरिया को लेके थोड़ा एम्बिगुएंट
सिचुएशन आ जाती है कि हमें सुपर एरिया ज़्यादा दिखता है लेकिन एक्चुअल में यूज़ करने वाला एरिया हमें कम दिखता है। तो आपको ये देखना है कि आपका यूजेबल एरिया कितना है। अब अगर अब यूजेबल एरिया की बात करें तो क्या होता है कि कारपेट एरिया आपको देखना है और आपको आपका बालकनी स्पेस कितना मिल रहा है कारपेट एरिया के साथ। अगर हम एक थंब रूल देखें तो हम लोग अगर कवर्ड एरिया अपना देखें तो कवर्ड एरिया अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में ज़्यादा मिल रहा है तो मेरे हिसाब से हमें उसको बेसिस रख के भी काम हम लोग अपना डिसीजन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि एक ए बिल्डर है, उस ए बिल्डर का अगर सुपर एरिया 2000 स्क्वायर फीट एरिया है और एक बी बिल्डर है उसके अंदर जो सुपर एरिया है 2200 स्क्वायर फीट है यानी 2200 स्क्वायर फीट है। तो अब अगर हम सुपर एरिया के बेसिस पे देखें तो बी बिल्डर हमें ज़्यादा स्पेस दे रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसका ध्यान दें तो अगर हम इसका कवर्ड एरिया देखें तो ए बिल्डर का जो कवर्ड एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट है इंक्लूडिंग कारपेट एंड बालकनीज एंड ऑल, और बी का जो है वो 1320 है 1320 स्क्वायर फीट, विच मीन्स यूजेबल एरिया जो है वो बी बिल्डर में हमें कम मिल रहा है जबकि सुपर एरिया उसका ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि जो ओवरऑल लोडिंग है बी प्रोडक्ट में वो 40% है, जो कि हम अगर सुपर एरिया को ही देखेंगे तो शायद डिसीजन हम लोग बी बिल्डर में करेंगे, बट आपको फ़ायदा ए बिल्डर के अंदर है बिकॉज आपको यूजेबल एरिया वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो जब भी आप अगला कंपेरिजन करें तो आप यूजेबल स्पेस देखें आपको कितना मिल रहा है, जहाँ यूजेबल स्पेस आपको ज़्यादा मिल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वहाँ देखना चाहिए। आई थिंक ये राइट डिसीजन होगा बिकॉज अल्टीमेटली आप घर के अंदर रहेंगे। दूसरा, ये तो एक फैक्टर रहेगा, लेकिन और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन करने में कंपेयर करनी पड़ेंगी। एक है अमेनिटीज़, क्या दोनों बिल्डर्स की अमेनिटीज़ कंपेरेबल हैं? किसी में कोई अमेनिटीज़ ऐसा तो नहीं कि अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रहा है या उसके अंदर अमेनिटीज़ बहुत कम मिल रही हैं। आपको लोकेशन भी देखना है, लोकेशन के साथ साथ आपको अप्रोच भी देखना है। कई बार क्या होता है लोकेशन अच्छी है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में है जो कि क्लोजनेस बहुत अच्छी है लेकिन अप्रोच खराब है, उसका जो एंट्रेंस है वो बहुत ख़राब है या उसके आसपास का एरिया अच्छा नहीं है। तो ये भी ये चीज़ें मैटर करेंगी बिकॉज अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी इन्हीं चीज़ों को देख के आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं जो कि बेसिक नीड्स हैं हमारी किसी भी जगह पे रहने के लिए, जैसे कि आपका सीवरेज का कनेक्शन वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, उनका आपको वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, आपके स्कूल्स का, टेम्पल का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का और रिटेल स्टोर्स, शॉप्स वगैरह आपके पास में अगर आपको दिख रही हैं तो ये सारे फैक्टर्स को कंपेयर करके आपको फिर डिसीजन करना है बिकॉज घर का डिसीजन आसान नहीं होता है, हम समझते हैं इस बात को, और हम भी इसीलिए बहुत सारे और आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपके घर के डिसीजन में आपको हेल्प हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे लगता है कि बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो डिसीजन कर रहे होंगे लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि कपल्स को, मैरिड कपल को जॉइंटली होल्ड करना चाहिए या मे बी इस टाइम पे ये राइट टाइम है कि नहीं है। तो ये वीडियोज़ अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो वो डिसीजन शायद कर पाएंगे। डेफिनेटली अपना ड्यू डिलीजेंस तो हम लोग हर लोग लगाते ही हैं, लेकिन ये वीडियोज़ में जो नॉलेज हम लोग अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है वो हम शेयर करते हैं आपसे ताकि आप डिसीजन कर पाएँ अपनी लाइफ में एक राइट। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू, नमस्कार।